तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड से, जो थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना परिवार चलाता है। जब उन पैसों का लोग घपला करते हैं तब उसका पूरा परिवार बिगड़ जाता है। फिर ये गार्ड अपने आप को दिखाता है कि ये कितना वायलेंट हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत 2007 में हुई थी। ये वो वक्त था जब यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। इसी दौरान हम जेरेमी नाम के एक पोर्टफोलियो मैनेजर को देखते हैं और साथ ही उनके दो कलीग को भी, जिनका नाम है वॉल्ट और टॉम। इन लोगों को अभी एक टास्क मिला है कि 3 दिन के अंदर इन लोगों को किसी भी तरह अपनी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना है। जेरेमी इन दोनों लोगों पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि कितना ज्यादा प्रेशर है, जल्दी से इन लोगों को अपने टास्क को पूरा करना है। फिर वॉल्ट और टॉम बाहर आकर बाकी एम्प्लॉयज पर चिल्लाने लगते हैं। इन सबको कहते हैं कि आगे इन लोगों को क्या काम करना है। फिर हम रोजी नाम की एक औरत को देखते हैं, जिसके साथ उसका हस्बैंड भी है, जिसका नाम जिम है। जिम पहले एक सिपाही हुआ करता था, लेकिन अब वो आर्मर्ड ट्रक में एक सिक्योरिटी गार्ड है। फिर हम रोजी को देखते हैं, जिसकी MRI हो रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि रोजी को ब्रेन ट्यूमर है, इसीलिए वो बार बार यहाँ चेकअप के लिए आया करती है। यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि ये ठीक हो सकता है अगर रेगुलर इलाज हो सके तो। सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि अभी भी सारी चीजें ठीक है। तब रोजी कहती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर तुम्हारे ट्यूमर पर हो सकता है। बस तुमसे जितना हो सके तुम अपने स्ट्रेस को दूर रखो और खुश रहने की कोशिश करो और आराम करो, तभी हम तुम्हें बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। वो एक नए इलाज के बारे में बताता है जिम को। तब जिम और रोजी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी इन लोगों को बार बार इलाज के लिए आना पड़ रहा है। जिम जानता है कि अगर उसने इलाज नहीं करवाया तब रोजी की जान भी जा सकती है, क्योंकि रोजी उसकी पूरी दुनिया है। फिर वो अपने कार्ड से यहाँ पर पेमेंट करता है। घर आकर जिम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हर जगह कॉल लगाता है, साथ ही काफी सारी इंश्योरेंस एजेंसी में भी कॉल करता है, लेकिन सभी लोग मेडिकल कवरेज देने से मना कर देते हैं। ये चीजें जिम को अब काफी ज्यादा परेशान करने लगी है, क्योंकि अब जिम के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। पाशी के रूम से रोजी इन सारी बातों को सुन लेती है। इन बातों को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है कि उसकी वजह से जिम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो दिन रात घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिता रहा है। तभी जिम इस कमरे में चला आता है। जब वो देखता है कि रोजी रो रही है तब वो उसको समझाने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन वो अब अपने दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम होता है शॉन। वो भी आर्मर ट्रक में उसके साथ होता है। यह उसे सारी बातें बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं। फिर वो लंच करने के लिए चले आते हैं। यहाँ पर हम उसके 2 साथियों को और देखते हैं, जिनका नाम है फ्रैंक और फ्रेडी। वो सबको अपनी बात बताता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब जिम चला आता है अपने घर पर। फिर अपने सारे स्टॉक को चेक करता है। सारे के सारे स्टॉक बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुके हैं। तभी यहाँ पर रोजी आ जाती है और कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें अब आकर के सो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो सारे इंजेक्शन और सारे बिल्स को इकट्ठा करता है। तब उसे एहसास होता है कि फिर से बिल बढ़ चुका है। ये सारे पैसे अभी भी उसे चुकाने बाकी है। ये चीजें उसे अंदर से खाई जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरे दिन वो अपने ब्रोकर से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सारे स्टॉक नीचे जाने वाले हैं। मैं अगर उन्हें पहले भेज देता तो मैं आज इतने घाटे में नहीं होता। ब्रोकर कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा घाटे में और बाकी सारे क्लाइंट्स भी, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी हम जेरेमी को देखते हैं। वो भी काफी ज्यादा परेशान नजर आता है। इतनी कोशिशें करने के बाद भी उसकी कंपनी अभी भी काफी घाटे में जा रही है और इस वजह से उसके सारे सीनियर्स ने उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रखा है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर प्रॉफिट में कैसे जाए। फिर जिम रात में अपने घर पर चला आता है। तब रोजी कहती है कि बैंक से एक लेटर आया हुआ है। रोजी अब यहाँ पर समझ जाती है कि अब कोई काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिम उसे समझाते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा, तुम बस जाकर के आराम करो। फिर वो आराम करने के लिए अंदर चली जाती है। फिर जिम लेटर को देखता है। तब उसे पता चलता है कि बैंक से नोटिस आया है, मतलब कि उसके स्टॉक्स में काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है। वो तुरंत कॉल करता है रोबोट को। तब रोबोट भी उसे पूरी बात समझाता है कि तुम्हारे सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं और वो तुम्हारे बैंक का पैसा है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो जितना भी लॉस हुआ है वो तुम्हें सारा का सारा पैसा भरना पड़ेगा, वरना बैंक तुम्हारे ऊपर केस कर देगा और तुम्हारे पास काफी कम समय बचा है पैसे लौटाने के लिए। जितना जल्दी हो सके तुम इन सारी चीजों को समेट लो, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब जिम काफी ज्यादा परेशान है। उसे समझ नहीं आता आखिर करे तो करे क्या। वो दिन भर ऐसे ही उलझन में रहता है। वो हर तरफ मदद के लिए जाता है, लेकिन कहीं भी उसे मदद नहीं मिलती है। अगले दिन वो बैंक के कर्मचारी से जाकर मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें बैंक की फीस किसी भी तरीके से भरनी पड़ेगी, तुम उससे नहीं बच सकते। बैंक अपने पैसे को लेकर ही रहेगा, वरना तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी और तुम उसमें जेल भी जा सकते हो। इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम सारा का सारा कर्जा चुका दो। फिर जिम अपने सारे साथियों से आकर मिलता है और उन्हें कहने लगता है कि मेरे
साथ क्या हो रहा है। फ्रेडी कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा घाटे में हूँ, मेरे साथ भी काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, मेरे सारे के सारे पैसे जा रहे हैं जो मैंने म्यूचुअल फंड में डाले थे और वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पूरी की पूरी कंपनी घाटे में है और वो हमारी मदद भी नहीं कर सकते हैं। सब एक एक करके अपने अपने दुख को सुनाते हैं। फ्रेडी कहता है कि वो अपने परिवार से थोड़े समय के बाद अलग हो जाएगा क्योंकि उसकी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। घर में उसे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है। सारे लोग परेशान होकर के यहाँ से चले जाते हैं लेकिन शॉन अभी भी यहीं पर बैठा है। सबके जाने के बाद वो जिम को कहता है कि मैं तुम्हें $10,000 दे सकता हूँ थोड़े समय के लिए, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। जिम शॉन को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, तुम्हारा परिवार कुछ दिक्कत में है, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो आकर के मिलता है एक लॉयर से और उससे मदद मांगता है। तब लॉयर कहता है कि तुम्हें अपने घर को गिरवी रख देना चाहिए, मैंने खुद स्टॉक मार्केट के लिए अपने घर को गिरवी रखा था और मैं उसे अब छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बैंक से बात करनी चाहिए। लेकिन जिम इस काम को भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका घर पहले ही मॉर्गेज में हो रखा है। अब जिम के लिए सारे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। उसकी वाइफ भी बीमार है, अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो वो मर जाएगी। अब जिम सीधा हॉस्पिटल चला आता है और देखता है कि रोजी का इलाज चल रहा है। उसे फिर से स्कैन के लिए लेकर जा रहे हैं। फिर से एक लंबा चौड़ा बिल आने वाला है और उसे कैसे भी करके वो पैसे भरने होंगे वरना इलाज बीच में रुक जाएगा और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो शॉन से जाकर के पैसे ले आए। अब वो शॉन से जाकर के पैसे ले आता है, हॉस्पिटल का बिल भरता है, फिर जाता है कर्मचारी के पास और बचे हुए पैसे दे देता है। कर्मचारी पैसे लेने के बाद काफी खुश है। फिर भी वो कहता है कि तुम्हारे पास अब काफी कम वक्त बचा है, जितने भी बाकी के पैसे हैं वो पैसे भी हमें ला कर दो, अगर तुमने पैसे नहीं भरे तो हम कानून को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। अब वो यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाता है मारूट नाम के एक आदमी से मिलने के लिए, लेकिन उसकी असिस्टेंट मायरा उसे आगे ही रोक देती है और कहती है कि मारूट अभी नहीं आया है। जिम कहता है कि मैं यहीं बैठा रहूंगा। तभी मारूट उसके सामने से निकलता है। जब जिम उसके पीछे जाने लगता है तब मायरा उसे रोक देती है। अब जिम समझ जाता है कि मारूट उससे मिलना नहीं चाहता है। अब जिम काफी ज्यादा गुस्से में है। लास्ट में वो मायरा को काफी बड़ा बुला कहकर यहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने काम पर चला आता है। तभी उसका मैनेजर उसे बुलाकर कहता है कि तुम्हारे बैंक का नोटिस हमारे पास आया है और ब्रोकर का भी, तुम्हें उनका बहुत सारा कर्जा चुकाना है। जब तक तुम उनका कर्जा नहीं चुकाओगे वो हमारे पास नोटिस भेजते रहेंगे और वो कर्जा इतना बड़ा है कि तुम्हारी सैलरी से वो कर्जा कभी चुकता नहीं हो सकता है। इसीलिए अब हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें अब नौकरी से निकाल रहे हैं। तुम्हारा जितना भी पेमेंट ड्यू है वो हम सारा कैश में दे देंगे, हम तुम्हें चेक भी नहीं दे सकते हैं। इतना कहने के बाद वो बाकी पैसे दे के उसे यहाँ से भगा देता है। अब जिम की नौकरी भी जा चुकी है। हर एक महीने जो पैसे उसके घर पर आते थे अब वो भी नहीं आने वाले हैं। अब आगे पैसे कैसे आएंगे ये बात उसे समझ नहीं आ रही है। वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है। दूसरी तरफ रोजी को भी ये बात पता लग जाती है। वो समझ जाती है कि अगर वो ऐसे ही रही और उसके इलाज के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तब इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और जिम ऐसी टेंशन से काफी ज्यादा पागल हो जाएगा और वो जिम को परेशान नहीं देख सकती है। उसे लगता है कि जिम की सारी परेशानियों की जड़ रोजी ही है। काफी दिनों तक सोचने के बाद रोजी डिसाइड करती है कि वो अपनी जान ले लेगी ताकि जिम की सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। फिर उसे किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 वक्त के खाने के बारे में सोचना पड़ेगा और जिम उससे काफी ज्यादा काबिल है। फिर वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जिएगा। फिर वो उसके लिए एक लेटर लिखती है और अंगूठी रख करके अपनी नस काट लेती है। थोड़ी देर बाद जिम अपने घर पर आता है। वो जैसे ही बिस्तर के पास जाता है उसे रोजी की लाश नजर आती है। अब वो अंदर से टूट जाता है और फुट फुट के रोने लगता है। अब एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो किसके लिए जिए। फिर वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करते हैं लेकिन पुलिस वालों को खुद ही समझ आ जाता है कि रोजी ने खुद ही अपनी जान ली है। जिम अब काफी ज्यादा सुन पड़ चुका है। वो फ्यूनरल पे भी किसी से बात नहीं करता है क्योंकि अब उसके जीने का मकसद खत्म हो चुका है। वो दिन रात ऐसे ही भटकते रहता है। वो अपने दोस्तों का कॉल भी नहीं उठाता है, चाहे कोई भी उसे कॉल कर दे वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता है। जब वो सड़क पे घूम रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है मारूट पे, जो एक पार्टी में काफी महंगी शराब पी रहा है। मारूट ने इन सभी लोगों के पैसे डुबा दिए हैं और वो अब इनसे बात भी नहीं कर रहा है। खुद महंगी शराब पी रहा है और जिंदगी के मजे लूट रहा है। अब वो बाहर खड़ा होकर के उसका इंतजार करने लगता है। फिर जब मारूट बाहर आता है तब जिम उससे बात करता है और कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते थे, मैं कई बार तुमसे मिलने के लिए आया और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद मारूट भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि सभी लोगों के पैसे डूबे हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इनके बीच झड़प होने लगती है और एक वक्त के बाद जिम मारूट को पीटने लगता है। अब मारूट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कभी भी पुलिस को बुला सकता है। वो यहाँ से जा रहा है लेकिन वो यहाँ से जाता उससे पहले एक टैक्सी आकर उसे टोक देती है। तब मारूट जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब जिम ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ से भाग जाता है। फिर जिम घर आकर न्यूज देखता है। न्यूज में भी बैंक के घपलों के बारे में बताया जाता है। जिम को इन सारी चीजों में रुचि आने लगती है क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से उसने अपनी वाइफ
को खोया है। वो हर रोज न्यूज देखने लगता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से गरीबों के पैसे घाटे में गए हैं। अमीर लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई, वे सारी चीजें ठीक से कर रहे हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग थे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सभी लोग सुसाइड करके अपनी जान ले रहे हैं क्योंकि उन पे बहुत ही ज्यादा कर्ज है। वो हर रोज अखबार में से इन्फॉर्मेशन निकाल के दीवार पे चिपकाने लगता है। अब उसे सारी बातें समझ आ रही है कि इतने सारे लोगों के पैसों के जिम्मेदार वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स है जो अभी भी मजे लूट रहे हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ने लगता है। तभी एक कर्मचारी उसके घर पर नोटिस लेकर आता है। जिम जैसे ही दरवाजा खोलता है वो कहता है कि तुम्हें इन पेपर पर साइन करना होगा। जिम वो पेपर उसके मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि मैं कोई साइन नहीं करूंगा, तुम लोगों को जो करना है वो करो। अब जिम को सारी बातें पता है कि अगर आज उसकी ऐसी हालत है तो वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स की वजह से है, वरना उसकी वाइफ आज भी जिंदा होती। उसे अब कैसे भी बदला लेना है। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वो है बदला। वो उन सारे वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स को मार गिराएगा जिन लोगों ने इतने सारे लोगों की जिंदगियां छीन ली है। वो हथियार बेचने वालों को ढूंढने लगता है। जैसे उसे कॉन्टेक्ट मिलता है वो जाकर के सबसे महंगे हथियार खरीद करके लाता है। जिम का भी एक सिपाही हुआ करता था, उसे पता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना होता है, किसी को कैसे मारना है और फिर वहाँ से भागना कैसे है। उसके पास सारे लोगों की लिस्ट है। अगले दिन वो अपने मिशन पर निकल पड़ता है और सबसे पहले फाइनेंसर्स को मार गिराता है। इस मौत की खबर हर जगह फैल जाती है। सारे के सारे लोग इस बारे में पता लगाना चाहते हैं कि आखिर वो कातिल कौन है जिसने एक फाइनेंसर्स को मार गिराया है। अब जिम तैयारी कर रहा है अपने अगले टारगेट के लिए। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है अपने सारे साथियों से। इन लोग भी उस मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तब जिम अपनी सच्चाई बता देता है कि उस फाइनेंसर को मैंने ही मारा है। ये सारे लोग हंसने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जिम मजाक कर रहा है, जिम वाला फाइनेंसर्स को क्यों मारेगा और वो इतनी आगे की बात क्यों सोचेगा। अब जिम भी इन बातों को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन उसे पता है कि उसे आगे क्या करना है। अगले दिन वो बिल्डिंग में घुस जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। उसने लगभग सारे फाइनेंसर्स को मार दिया है, बस आखिर एक बंदा बचा हुआ है। सबको मारने के बाद वो जाता है जेरेमी के पास। जेरेमी यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ है। वो कहता है कि तुम कौन और मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब जिम अपना मार्क्स उतारता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। तुम वो आदमी हो जिसने मेरे जैसे बहुत सारे गरीबों के पैसे को खा लिया है और हमारे परिवार के लोगों ने जान दे दी है। तुम उसकी भरपाई कभी भी नहीं कर सकते हो। मेरी वाइफ थी जिसको ब्रेन ट्यूमर था, मैं उसका इलाज करवा रहा था। मैं कोशिश करके उसका इलाज भी करवा लेता था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी है। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम जैसे लोगों को पैसे ज्यादा चाहिए। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जेरेमी सारी बात बताने लगता है और कहता है कि ये हमेशा से होते आया है। गरीबों के पैसों को अमीरों ने हमेशा खाया है, तभी हम अमीर बने हैं। गरीब लोग लालच में सारे पैसे हमें देते हैं, इस लालच में कि वो भी एक दिन अमीर बनेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब तक उनके पैसे हमारे पास है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी जरूरत पूरी कर सके। वो पैसे हमारे काम आते हैं, हम उन्हें 2 गुना 4 गुना करके अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। और मैं वो पहला इंसान नहीं हूँ जो इस काम को कर रहा हूँ। ये चीजें सदियों से होती आ रही है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, बस तुम बंदूक लेकर के मेरे सामने खड़े हो। इन बातों को सुनने के बाद जिम भी अब काफी ज्यादा टूट जाता है। अब वो अपनी वाइफ की फोटो को बाहर निकालता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है जिसने तुम्हारी वजह से जान दे दी है, फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो बंदूक को टेबल पर रख देता है और कहता है कि मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है, इसीलिए हम एक गेम खेलेंगे। पहली गोली तुम चलाओगे, अगर मैं जिंदा बच गया तब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि स्वाट की टीम बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी है। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं जेरेमी के ऑफिस की तरफ। दूसरी तरफ जेरेमी बंदूक उठा लेता है और जिम के सामने ट्रिगर दबा देता है। तब उसे एहसास होता है कि बंदूक में गोली नहीं है। वो बार बार ऐसे ट्रिगर को दबाते रहता है। तब तक स्वाट वाले अंदर चले आते हैं। उन्हें लगता है कि जेरेमी ने ही सबको मारा है और अब वो इस आदमी को भी मारना चाहता है। तभी स्वाट वाले आकर जेरेमी को मार गिराते हैं, फिर जिम को अंदर से बाहर लेके जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिम मामूली एक कस्टमर है जिसे जेरेमी मारने की कोशिश कर रहा था। स्वाट वाले उसे बाहर तक लेकर आते हैं। तब ये लोग घायल हो गए। एक गोली जिम के हाथ को छू करके निकली हुई है, अभी उसी का उपचार चल रहा है। तभी एक पुलिस वाला आता है यहाँ पर जो जिम का दोस्त है। उसे जिम की बात याद आ जाती है कि उसने लंच करते वक्त क्या कहा था। अब वो समझ चुका है कि जिम ने ही सभी को मारा है, लेकिन वो किसी को भी सच्चाई नहीं बताना चाहता है। वो चुपके से जिम को बाहर लेकर आता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तब जिम यहाँ से निकलने लगता है। उसने एक ही झटके में सारे कृष्ण लोगों को खत्म कर दिया जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की और छीन ली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट लाजमी करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे वन के सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।